नमस्कार, मेरा नाम है सुनीत सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियाई मास एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो समझते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है या फिर किसी एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उसका मास कितना होगा। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है वो किससे मिलकर बना होता है। हमने पढ़ा कि कोई भी न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और कोई भी अगर हमारे पास एटम है, एटम के सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऐसा हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा। ओके, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पर कोई एटम है। ये क्या है, उस एटम का न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एक ऑर्बिट मान लिया मैंने इस तरीके से। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। मैंने जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास अगर जेड प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। और मैंने अज्यूम कर लिया हमारे पास कितने न्यूट्रॉन है, एन न्यूट्रॉन है। और हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। और मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो कितने हैं, हमारे पास ए है। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो गया। और इसको हम एक और नाम बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास, मास नंबर। इस ए को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, और जेड को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। हमें क्या निकालना है कि ये जो न्यूक्लियाई है इसका मास कितना होगा, ये निकालना है। अब हमें यहाँ पर एक चीज पता होती है, वो क्या पता होती है, इस एटम का मास कितना होगा। हमें इसका एटॉमिक मास पता होता है। ये हमारे पास एटम है, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा एटॉमिक मास है वो कितना है। लेट अस से द एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम है। ठीक, एटॉमिक मास कहने का मतलब क्या हुआ, यानी इस पूरे एटम का जो मास है वो कितना एज्यूम कर लिया मैंने, कैपिटल एम एज्यूम कर लिया। अगर मैं इस एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉनिक मास को माइनस कर दूं, क्या कर दूं, एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉनिक मास को माइनस कर दूं। इलेक्ट्रॉनिक मास का मतलब क्या हुआ, इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके मास को अगर मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, इस न्यूक्लियस का मास बच जाएगा। ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूं या फिर ऐसा मैं थ्योरेटिकली सोच सकता हूं। आंसर है हाँ, मैं ऐसा सोच सकता हूं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस इलेक्ट्रॉनिक मास। अब इलेक्ट्रॉनिक मास क्या होगा, जितने भी यहां इलेक्ट्रॉन हैं उन सबका मास। ठीक है, अब मैंने अज्यूम कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है मेरे पास, एम ई है। कितना है, एम ई है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है मेरे पास, एम ई है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आंसर है जितने प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऑर्बिट में होंगे। और हमने अज्यूम किया है कि यहाँ कितने प्रोटॉन हैं, जेड प्रोटॉन है। तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर यानी इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड प्रोटॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है तो जेड इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, जेड इंटू एम ई हो जाएगा। यानी यहाँ से न्यूक्लियर मास इक्वल टू कितना आ गया, एटॉमिक मास माइनस जेड इंटू एम ई। और जेड इंटू एम ई क्या है मेरे पास, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक मास है। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, एम न्यूक्लियस यानी मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, ये क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होने का मतलब क्या हुआ, किसी एटम में जितने भी प्रोटॉन हैं, जितने भी न्यूट्रॉन हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबके मास का सम। यानी इस एटम में कितने प्रोटॉन हैं, जेड, कितने न्यूट्रॉन हैं, एन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जेड। यानी इस एटॉमिक मास को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं जेड इंटू मास ऑफ एम पी प्लस कैपिटल एन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्लस जेड इंटू एम ई एंड माइनस का ये वाला टर्म आ जाएगा जेड इंटू एम ई आ जाएगा। इस जेड इंटू एम ई से जेड इंटू एम ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू कितना आ गया, जेड इंटू एम पी प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया। ओके, ये फॉर्मूला क्या दिखाना चाह रहा है हमको, ये दिखाना चाह रहा है कि अगर हमको किसी भी न्यूक्लियस का मास निकालना है तो क्या गिन लो, उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, उन सबके मास को क्या कर दो,
प्लस कर दो तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, उस न्यूक्लियस का मास निकल के आ जाएगा। ये तो हमने कैसे सोचा, थ्योरेटिकली सोचा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट किया तो हम पाते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास है उसके थ्योरेटिकल मास से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यानी कुछ मास क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कुछ मास क्या हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, यानी गायब हो जा रहा है। मैंने अज्यूम कर लिया जो मास गायब हो रहा है वो कितना है, डेल्टा एम है। मैंने क्या अज्यूम कर लिया, अज्यूम या लेट डेल्टा एम मास इज डिसअपियर। ठीक है, क्या हुआ, डेल्टा एम मास क्या हो जा रहा है हमारा, डिसअपियर हो जा रहा है। कितना मास, डेल्टा एम मास। अगर डेल्टा एम मास डिसअपियर हो जा रहा है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, यहां तक तो यही आ जाएगा, जेड इंटू एम पी प्लस एम इंटू एम एन। ये तो क्या होगा, थ्योरेटिकल मास। और जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें क्या मिला हमको, थ्योरेटिकल मास से कुछ मास क्या मिला, कम मिला। और कितना मास कम मिला, मैंने एज्यूम कर लिया डेल्टा एम एज्यूम कर लिया। तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पर, मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया। अब हमारा काम है कि ये जानना कि जो मास गायब हो जा रहा है डेल्टा एम, ये कहाँ हो रहा है। इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है किसी भी न्यूक्लियाई की। तो हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। ठीक, तो समझना बहुत आसान है इसको। देखो, जैसे कि अब हम सब जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियाई किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी दो पार्टिकल से बनकर बना होता है। कौन कौन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब हम जानते हैं कि ये सब के सब क्या होते हैं, एक साथ बधे होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। यानी एक साथ क्या होते हैं, जकड़े होते हैं। तो इनको जकड़ने के लिए या फिर इनका ये न्यूक्लियाई का कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक, यानी कुछ एनर्जी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हुई होगी, स्टोर हुई होगी। अगर मुझे इस न्यूक्लियाई को तोड़ना है, क्या है, अगर मुझे इस न्यूक्लियाई को तोड़ना है मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ ऐसे जकड़े हुए हैं उनको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इस न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, क्या करनी पड़ेगी, इस न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो मिनिमम एनर्जी जिससे मैं इस न्यूक्लियाई को तोड़ सकता हूं, यानी इसके जो एलिमेंट हैं या फिर जो इसमें जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इनको मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देके। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, उस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक, सिंपल शब्द में बोलें तो किसी भी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम उस एनर्जी को उस न्यूक्लियाई की क्या बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। एक और नज़रिए से इनको सोच सकते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि जितने भी जिस चीज़ से ये बना हुआ है हमारा न्यूक्लियाई, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इनिशियली मैंने क्या अज्यूम कर लिया, वो सब एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर हैं और रेस्ट में कहीं रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन सबको पास लाना है और क्या करना है, इस न्यूक्लियाई का निर्माण करना है। यानी क्या बनाना है, एक न्यूक्लियाई बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन न्यूक्लियाई को, उन न्यूक्लियन को यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पास लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। और मैं क्या बनाऊंगा, एक न्यूक्लियाई का निर्माण करूंगा, यानी ये न्यूक्लियाई कंस्ट्रक्ट करूंगा। वो कंस्ट्रक्ट करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क किसके रूप में इकट्ठा हो जाएगा, यानी किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और वही एनर्जी क्या होगी, उस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक, और सिंपल सा केस अगर हम समझना चाहें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, किसी भी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करने के लिए या तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के पास कहाँ से आई। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियस के पास आई कहाँ से। और इसका आंसर मिलता है हमको आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। कहाँ से मिलेगा, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलेगा। ठीक है, तो आइंस्टीन की
क्या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है हमको? वो बताती है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन का क्या कहना था? सिंपल सा कि एनर्जी और मास क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक, तो उन्होंने यहाँ से क्या दिया? एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया। उन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई एक मास m है, क्या है हमारे पास? कोई एक मास m है, अगर इस मास को हम पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट करें तो जो हमको एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर होगी, जहां m क्या है? मास है, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जो कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतना हमको क्या है? पता है। और ये क्या है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर ये हमारे पास m इक्वल टू कितना है? 1 ग्राम है। कितना है? मास कितना है? 1 ग्राम मास है। अगर हम इस 1 ग्राम मास को पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट करें तो इसके इक्विवेलेंस जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? 1 ग्राम में कितने केजी हो गए? 10⁻³ kg इंटू क्या आ गया? 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻, कितना आ गया? 16। सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? ये 9 इंटू 10⁻13 जूल। यानी अगर हम 1 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 3 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी मिलेगी। यानी 1 ग्राम मास किसके इक्विवेलेंस है? इतनी एनर्जी के क्या है? इक्विवेलेंस है। 9 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी के क्या है? इक्विवेलेंस है। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन है कि इसका इससे क्या लेना देना है? लेना देना है। वो क्या है? अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है? न्यूक्लियस की एनर्जी है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियन है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ क्या है? बधे हुए हैं। वो क्या है? वो एनर्जी है किसकी? न्यूक्लियस की। उस एनर्जी का नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। अब वो बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से? वो आई इस मास से। किससे? इस मास से। जो मास यहाँ क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। यानी जब हमने यहाँ पर किसी न्यूक्लियस का मास जब हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया और एक्सपेरिमेंटली जब हमने इसको दोबारा कैलकुलेट किया तो हमने देखा जो एक्सपेरिमेंटल मास है न्यूक्लियस का वो उसके थ्योरेटिकल मास से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। और जो कमी आ रही है या फिर जो मास हमारा गायब हो जा रहा है वो एक्चुअल में गायब नहीं हो रहा है। वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और वह एनर्जी कौन सी है? उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। और वो कितना गायब हो रहा है? डेल एम गायब हो रहा है। तो डेल एम के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी किसके बराबर होगी? उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस यानी EB निकालना चाहूँ, क्या होता है इस फॉर्मूले से? मास इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ मास कितना गायब हो रहा है? डेल एम गायब हो रहा है। तो डेल एम इंटू कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, अगर मैं यहाँ से डेल एम निकाल दूं कितना हो जाएगा? निकाल सकता है मैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ से डेल एम इक्वल टू निकालूं तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास कितना? जेड इंटू एम पी प्लस एन इंटू एम एन एंड माइनस का कितना आ गया? ये मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? डेल एम यानी मास डिफेक्ट या फिर जो डिसअपियर मास इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस का एन इंटू एम एन माइनस ये क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं एटॉमिक मास के टर्म में लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, एटॉमिक मास कैपिटल एम क्या है? एटॉमिक मास एंड माइनस का जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास कैपिटल एम एंड माइनस प्लस जेड इंटू कितना आ गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, अब देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों से क्या कॉमन है? जेड कॉमन है, कॉमन ले लिया। जेड कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड माइनस का एटॉमिक मास। और यहाँ पर क्या आ गया? ये डेल एम आ गया। नाउ अब इस डेल एम की वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी EB इक्वल टू कितना आ गया? डेल एम। डेल एम की जो क्या पुट कर देंगे हम? इतना पुट कर देंगे, कितना? जेड इंटू एम पी प्लस का
Me, फिर उसके बाद प्लस का कितना आया, प्लस का आ गया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर माइनस का एटॉमिक मास एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये c² आ गया। ठीक, इतना आ गया। नाउ अब देखो ये टर्म क्या है यहाँ पर, मास ऑफ प्रोटॉन यानी मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा एटम होता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है? आंसर है हाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो ये किसके बराबर है, मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। मास नीचे बेस में H किसको दिखा रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन को दिखा रहा है, प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का एटॉमिक मास इंटू c²। ये क्या आ गई, हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ गई किसकी, किसी भी न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, और किसी भी न्यूक्लियस के मास के लिए एक छोटा सा हमारे पास एक टॉपिक था कि न्यूक्लियस का मास कितना होता है, वो इतना होता है, और जो उसका थ्योरेटिकल मास होता है वो एक्सपेरिमेंटल मास से ज़्यादा होता है। यानी एक्सपेरिमेंटल मास क्या आता है हमारा, थ्योरेटिकल मास से कम आता है। और कम क्यों आता है, क्योंकि जो कुछ पार्ट ऑफ मास होता है वो कहाँ चले जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और वो कितनी होती है, डेल वी इज इक्वल टू डेल एम इंटू c²। यहाँ पर डेल एम कितना है, जो मास हमारा गायब हुआ यानी डिसअपेयर मास है, कितना, डेल एम इंटू c²। हमने यहाँ से डेल एम कैलकुलेट कर लिया, इससे इस इक्वेशन को यहाँ पर रखा हमने, ये हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो डेल एम इंटू ये आ गया, ये सॉल्व करके इतना आया, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इंटू c² दिस वन। और यहाँ पर मैं किसका सहारा लिया, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का सहारा लिया कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। ठीक है, तो क्या है वो, मास एनर्जी के बराबर होता है और एनर्जी मास के इक्विवेलेंस होता है, वो क्या है, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ से हमको सॉल्व करने के बाद जो एनर्जी निकल के आई यानी बाइंडिंग एनर्जी निकल के आई, इतनी निकल के आई। ठीक है, तो अगले हम चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और पढ़ेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।